मेरा नाम रोहिणी है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरी अभी शादी नहीं हुई थी। हालांकि मेरी उम्र 24 साल थी। हमारी आज की यह कहानी सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते थे। उस लड़की का नाम परी था। वह बहुत ही प्यारी सी लड़की थी, मगर उससे कोई भी प्यार नहीं करता था, क्योंकि उसे जब भी देखती थी वह बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होती थी। उसकी इतनी बुरी हालत देखकर मुझे उस पर बहुत तरस आता था और अफसोस भी होता था कि गरीब इंसान से क्या करवा लेती है। गरीब इंसान अपना पेट भरने के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। परी को देखकर ऐसा लगता था कि किसी ने उस पर हाथ उठाया है, पर उसके साथ यह सब कौन कर रहा था यह मैं अच्छी तरीके से जानती थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। हमारे घर के ही बाजू में एक घर था। उस घर में बहुत ही समझदार और पढ़े लिखे लोग रहते थे। उस घर में एक लड़की हमारे घर पर कभी कभी कुछ मांगने के लिए आई थी। जब मैं अपनी माँ से पूछती थी कि माँ यह किसकी बेटी है, उसकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन उस लड़की को देखकर ऐसा लगता था कि उसके साथ बहुत अत्याचार हो रहा हो, और वह लड़की बिल्कुल खामोश थी। कोई इतना बेदर्द कैसे हो सकता है कि किसी को उसके जख्म ही दिखाई ना दे, और जहाँ वह रह रही थी वह इंसान कैसे थे? भला परी के साथ इतनी जातियाँ क्यों हो रही थी? मैं कन्फ्यूज़न में फंस गई थी, क्योंकि वह घर किसी और का नहीं बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड था, जिसका नाम पूनम है। पूनम की शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी के 3 साल हो गए थे और भगवान ने पूनम को अभी तक कोई औलाद नहीं दिया था। इस बात से पूनम बहुत परेशान रहती थी। उसने अपना बहुत इलाज करवाया, बहुत मन्नतें रखी, फिर भगवान ने पूनम की सुनी। शादी के 4 साल हो गए तब भगवान ने पूनम को बच्चे की खुशी दी थी। इससे पूनम और उसके परिवार वाले बहुत खुश हो गए थे। पूनम को जुड़वा बच्चे पैदा होने वाले थे, लेकिन भगवान को पूनम की खुशी रास नहीं आई थी। डिलीवरी के वक्त दोनों बच्चे पैदा हुए थे, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की था, लेकिन पैदा होने के 2 घंटे बाद ही भगवान ने दोनों बच्चों को अपने पास बुला लिया था, जिसके कारण पूनम यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह पागलों की तरह हरकतें करने लग गई। पूनम की हालत पर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि उसके यहाँ पर कोई बच्चा पैदा हो जाए, ताकि उसका ध्यान बच्चों में लग जाए और वह फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। उसकी हालत बुरी थी और आज मैं उसी से मिलकर उसके घर से वापस आ रही थी। मैं घर आई तो मेरी मम्मी ने मुझे एक बड़ी ही अजीब सी खबर सुनाई थी। मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि तुम पूनम के घर पर क्यों गई थी। फिर मैं अपनी मम्मी की तरह अच्छी और अपनी मम्मी से पूछी क्यों, क्या हुआ। तब मेरे मम्मी ने कहा कि तुम जानती हो, पूनम की सास और ससुर हमारे घर पर आए थे और वो पूनम के पति गौरव के लिए तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आए थे। वो लोग गौरव की शादी तुम्हारे साथ कराना चाहते हैं। मैंने उन्हें कह दिया था कि पूनम तो अभी सही सलामत है, भला एक पत्नी के होते हुए आप दूसरी शादी क्यों कराना चाहते हैं। तब उन्होंने पूनम की हालत के बारे में हमें बताया और मुझसे कहा कि इसमें कोई जल्दी नहीं है, आप सोच समझ कर ही जवाब देना। फिर वो लोग चले गए। फिर मैं अपनी माँ की बातें सुनकर बौखला गई थी, क्योंकि पूनम मेरी सहेली थी और मैं पूनम के पति से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से जानती थी कि पूनम का पति पूनम को बहुत प्यार करता था। पूनम और गौरव की शादी एक लव मैरिज हुई थी। वह पूनम को बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखता था और मैं गौरव को कभी भी ऐसी नज़रों से नहीं देखी थी। गौरव को हमेशा जीजू ही बुलाती थी। फिर मैं गौरव से शादी कैसे कर सकती थी। मैंने अपनी माँ से साफ साफ इनकार कर दिया कि मुझे यह शादी नहीं करनी। तब मेरी माँ कहने लगी कि बेटा देखो, गौरव एक पढ़ा लिखा अच्छा इंसान है, वह अच्छा कमाता है। फिर मैं अपनी माँ से कहा कि माँ, अच्छा कमाता है तो क्या हुआ, मैं ऐसे इंसान के शादी कर लूँ जिसकी पहले से ही पत्नी है। मैं अपनी सहेली की सौतन नहीं बनना चाहती। मेरी माँ बहुत जोर दे रही थी शादी के लिए, लेकिन मैं भी जिद पर अड़ गई थी। मैंने माँ से कह दिया था कि माँ, इस बारे में मेरे से आगे कोई सवाल मत करना। फिर अगले ही दिन मेरी माँ ने फ़ोन करके सास को खबर दे दी थी कि मैं शादी से इनकार कर दी हूँ। अगले दिन जब मैं पूनम के घर पर गई थी तब गौरव मुझे वहीं पर मिला जहाँ पूनम लेटी हुई थी। मुझे देखकर गौरव मुझे बाहर आने के लिए कहा। जब मैं बाहर आई तब गौरव ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुमने तो शादी से इनकार कर दिया है ना, फिर तुम्हें अंदर आने की क्या ज़रूरत। देखो अभी भी वक्त है, मान जाओ शादी के लिए। मैं पूनम के लिए ऐसी दूसरी औरत नहीं लाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि पूनम का हर तरीके से ख्याल रखें। तुम तो पूनम को अच्छे से जानती हो, पूनम तुम्हारी सहेली है, इसीलिए मैं ऐसे इंसान को लाना चाहता था जिससे पूनम का ख्याल भी रख सकती है और तुमसे अच्छा पूनम को
कौन ख्याल रख सकता है, लेकिन तुमने तो शादी से इनकार कर दिया। फिर मैंने गौरव से कह दिया कि गौरव, तुम जानते हो कि तुमको मैंने उस नज़र से कभी नहीं देखा, तुमको मैंने हमेशा जीजू ही बुलाती थी, फिर मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ। इस पर गौरव खामोश हो गया। फिर पूनम की सास आई और बोले कि तुम इधर मत आया करो। फिर मैं पूनम के सास से कहा, आप अपनी बेटी की दूसरी शादी क्यों करवा रही हैं। तब पूनम की सास ने कहा कि पूनम की हालत तो तुम अच्छी से जानती हो, पूनम अब कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती और हमारे घर का वारिस चाहिए जो पूनम कभी नहीं दे सकती। हमें इसीलिए अपने बेटे की दूसरी शादी करवा रही हूँ। यह सुनकर मैं गौरव की तरफ देखने लगी और गौरव से कहने लगी, गौरव, बस यही प्यार था आपका, एक बच्चे के लिए आप दूसरी शादी कर रहे हैं। इस पर गौरव ने कुछ नहीं कहा मुझे। फिर मैं अपने घर आ रही थी और सोच रही थी कि पूनम की सास ने मुझे घर आने से मना किया है, लेकिन पूनम की हालत ऐसी थी कि मैं उसे देखे बिना रह भी नहीं सकती थी। उसे एक नज़र रोज़ देखने के लिए जाती थी, क्योंकि वह अपने काम खुद नहीं कर सकती थी। उसको अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता था, कब उसको नहाना है, कब उसके बाल बनाने हैं, इन सब चीज़ों से वह दूर चली गई थी। बस वह एक जगह बैठी रहती थी, ना कोई उसे होश ना खबर पता। पूनम की हालत ऐसी हो गई थी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि यह बात। एक दिन जब मैं पूनम के घर गई, उस समय पूनम सो रही थी। गौरव आंगन में बैठकर मोबाइल चला रहा था। मुझे देखते ही गौरव खड़ा हो गया और मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा कि रोहिणी, तुमने शादी से इनकार कर दिया। तुम जानती हो मेरा शादी करने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि मेरी माँ बस खामोश हो जाए और पूनम का ख्याल रखने वाला भी कोई आ जाए। तुमसे बेहतर और कौन ख्याल रख सकता था। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ। यह बात सुनकर मैं और ज़्यादा हैरान हो गई थी। मैंने कहा, जब मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखना है तो तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों करना चाहते हो। या सही, पूनम मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मैं उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती और अगर वह होश हवास में होती तो वो कभी भी ऐसा नहीं चाहती। इसीलिए मेरी तरफ से इनकार है। मेरे इनकार करने के बाद पूनम की सास ने एक लड़की को रख लिया था जिसकी उम्र 15 साल थी और वह पूनम के सारे काम किया करती थी। उसको सब परी कहा करते थे और बहुत ही खूबसूरत थी, मगर कद में लंबी थी। ऐसा लगता था जैसे वह जवान है। मैंने अपनी मम्मी से उसके बारे में पूछा था कि वह कौन है, आखिर यह किसकी बेटी है, तो उसके घर पर कैसे आई। मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि इसे पूनम का ख्याल रखने के लिए रखा गया है, लेकिन यह कौन है, कहाँ से आई है, इस बारे में मुझे भी नहीं पता। एक दिन वह हमारे घर पर किसी काम से आई थी। मैंने उसे सवाल कर लिया, तुम कौन हो, क्या तुम इन लोगों की कोई रिश्तेदार हो। तो वह कहने लगी कि नहीं, मैं इन लोगों को कुछ नहीं लगती, मुझे नौकरी पर रखा गया है। मैंने उससे कहा कि तुम पूनम का अच्छी तरीके से ख्याल रखना, मैं भी तुम्हें इम्प्रेस होकर कुछ पैसे दे दिया करूँगी। फिर परी ने कहा कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वह देखने में बहुत डरी और सहमी सी लग रही थी, लेकिन पूनम के ससुराल वाले तो इतने भी बुरे लोग नहीं थे, बस सिर्फ मतलबी लोग थे। वह अपने मतलब के लिए किसी को भी सर पर बैठाने के लिए तैयार हो जाते थे और मतलब ख़त्म होते ही सर पे से उतारना भी जानते थे। जब मैं पूनम के घर पर जाती उसे देखने के लिए, तब पूनम की सास की नज़रें मेरी तरफ से बदली हुई होती। पूनम की सास डायरेक्ट बोल दिया करती थी, मुंह उठाकर हमारे घर पर मत आया करो। मैंने उनकी यह बात पर कहा, आंटी, मैं तो हमेशा से यहाँ पर आया करती थी। फिर उन्होंने कहा, इसके लिए तुम आई हो, उसे तो तुम्हारे बारे में खबर ही नहीं है, तो फिर क्यों आती हो तुम यहाँ पर। आंटी, एक ही बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैंने कभी उन्हें नहीं बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बात में आगे बढ़ाऊँ, जिसके कारण पूनम को मुझे एक नज़र देखने को भी ना मिले। इसीलिए उनकी बातें खामोशी से सुन लेती थी और अपने घर पर आ जाती थी। यह रोज़ का किस्सा हो गया था। जब मैं पूनम के घर पर एक नज़र उसको देखने के लिए जाती थी तो पूनम की सास यह बात मुझे रोज़ सुनाती थी, लेकिन मैं एक कान से सुनती दूसरे कान से निकाल देती थी, क्योंकि मुझे पूनम को देखना होता था। मैं पूनम की सास की बात को दिल पर लगा कर बैठना नहीं चाहती थी, इसीलिए उनकी बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन पूनम के घर पर जैसे जाना होता, थोड़ा काम कर दिया था। मेरी माँ मुझ पर बहुत चिल्लाती थी, इसीलिए जाना उसके घर पर धीरे धीरे मैंने कम कर दी थी। मैंने सोच लिया था अब तो पूनम को ख्याल रखने के लिए एक काम वाली तो है जिसका नाम परी था। अब पूनम की चिंता ज़्यादा नहीं रहती थी मुझे। लेकिन एक दिन परी हमारे घर पर हल्दी मांगने के लिए आई थी तो मैं हैरान रह गई थी। मैंने देखा उसकी गर्दन के पास कुछ अजीब अजीब तरह के निशान थे। मैंने उससे कहा, परी, तुम्हारे साथ यह क्या हुआ है। वह फ़ौरन अपनी गर्दन के निशान को दुपट्टे में छुपाने लगी
और कहने लगी, नहीं कुछ नहीं हुआ है, शायद मच्छर ने काट लिया होगा। मैंने कहा कि मच्छर तो इतनी ज़ोर से नहीं काटता। मच्छर क्या 10 इंच का था जो तुम्हारे इतनी ज़ोर से काट कर चला गया? वह कहने लगी, पता नहीं, शायद कोई एलर्जी होगी। जल्दी जल्दी वह हमारे घर से हल्दी लेकर चली गई थी। वह ज़्यादा बात नहीं करती थी। मुझे उस बेचारी पर बहुत तरस आता था। बेचारी के पढ़ने लिखने की उम्र थी और माता पिता ने उसे एक काम के लिए भेज दिया था। एक दिन मैं पूनम के घर पर गई थी। तब मैं पूनम की सास से परी के बारे में पूछी। मैंने उनसे कहा कि परी के शरीर पर इतनी सारी चोटें क्यों लगी हुई हैं? तो वह कहने लगी, तुम्हारी ही फ्रेंड पूनम उसे मारती है। फिर मैंने कहा, क्या उसकी हालत ऐसी हो गई है, वो लोगों को मारना पीटना भी शुरू कर दी है? उन्होंने कहा, जी हाँ, पागल का क्या भरोसा, पागल तो ऐसे ही होते हैं। गौरव वहीं पर थे। फिर मैंने गौरव से कहा, पूनम की हालत दिन पर दिन खराब होते जा रही है, आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते हो? फिर गौरव कहने लगे, तुम्हें इसकी इतनी फिक्र क्यों है? जब शादी करने के लिए बोला था तब तो मना कर दी, अब इसकी इतनी फ़िक्र ना करो। एक दिन जब मैं पूनम के घर पर गई थी तब वह बैठी थी। मैंने सोचा पूनम से कुछ बात करके देखती हूँ। मैंने पूनम से कहा, तुम परी को क्यों मारती हो? तो पूनम कहने लगी, मैं क्यों मारूंगी उसे, वो तो इतनी मासूम है, मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं उसको नहीं मारती। मुझे पता था कि पूनम उसे मारती थी, लेकिन अभी तो वह ऐसे ही मुझसे कह रही थी। मैंने कहा, अब उसको मत मारना। वह कहने लगी कि नहीं मारती हूँ यार, उसको मैं खुद किस्मत की मारी हुई हूँ, भला मैं किसी की औलाद को क्यों मारूंगी? मेरी अपनी औलाद इस दुनिया से चली गई, मैं बांझ हो गई। अचानक से पूनम इस तरीके की बातें करने लगी जैसे वो बिल्कुल ही ठीक है। मैंने कहा, तुम तो ठीक हो? पूनम कहने लगी, हाँ मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? पूनम बहुत दिनों बाद ऐसी बातें कर रही थी। उसे देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी, जैसे बहुत दिनों के बेहोशी के बाद वो वापस आ गई हो। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसकी सास कमरे में आई और बोली कि दवाई खिलाने का टाइम हो गया है, और पूनम को दवाई खिलाने लगी। दवाई खाते ही पूनम फिर से वैसी ही हरकतें करने लगी, पागलों जैसा। मैं सोच ही रही थी कि अभी दवाई खाने से पहले पूनम बहुत अच्छी खासी लग रही थी, लेकिन दवाई खाने के बाद उसने फिर से पागलों जैसी हरकतें करने लग गई। फिर पूनम के सास मैं मुझे घर जाने के लिए कहा। मैं अपने घर आ गई। फिर उसी रात मैं अपने कमरे में सो रही थी। मुझे पूनम के नंबर से एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरे ससुराल वाले मेरे साथ कुछ कर रहे हैं, इस घर में बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पागल बनाकर जानबूझकर बनाया जा रहा है। गौरव मुझे कोई बात छुपा रहे हैं, वह मुझसे नज़रें मिलाकर बात भी नहीं करता। पता करो कि आखिर क्या बात है, वह मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? वह कहता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, मेरी सास भी कुछ कर रही है, वह रात को कहीं गायब हो जाती है। मेरी सास जैसे ही मुझे दवाई देती है मेरी हालत बुरी हो जाती है। जब दवाई का असर उतरता है तो मैं ठीक हो जाती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन मैं गौरव की पत्नी बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, पर वह मेरे कमरे में बिल्कुल भी नहीं आता। इसके बाद मैंने फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन पूनम का फ़ोन बंद आ रहा था। मैंने सोचा सुबह होते ही पूनम के घर पर जाती हूँ। जब मैं उसके घर पर आई तब मैंने देखा पूनम सो रही थी, लेकिन परी को देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। परी की हालत कुछ ठीक लग नहीं रही थी। उसका पेट थोड़ा आगे की तरफ निकला हुआ था, ऐसा लग रहा था कि वह गर्भवती है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था? वह तो एक 15 साल की बच्ची थी, वह तो यहाँ पर काम करने के लिए आई थी, फिर वह गर्भवती कैसे हो सकती थी? यह बच्चा किसका था? क्या परी का किसी के साथ अफेयर चल रहा था? मैं परी की बात करना चाहती थी क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि यह बच्चा किसका है, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानती थी कि परी की अभी शादी नहीं हुई है, वह तो यहाँ पर बस काम करने के लिए आई थी, फिर वह गर्भवती कैसे हुई? लेकिन परी मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसके शरीर को बहुत सारे चोट के निशान हमेशा रहते थे। ऐसा लगता था किसी ने उसे बहुत मारा है। उसके गाल पर दांतों के निशान थे, ऐसा लग रहा था उसके गालों को किसी ने दांतों से दबोचा है। हाँ, लेकिन वह कोई भी बात मेरे से मुझे नहीं बताती थी, बस अपने काम से लग जाती थी। उसकी हालत पर मुझे बहुत तरस आता था। मैं सोचती थी कि परी को यहाँ से निकाल सकूँ, लेकिन वह मुझे कोई भी बात करने के लिए तैयार ही नहीं थी। अगर तैयार होती तो परी को इन सब चीज़ों से दूर कर देती। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि भगवान परी के साथ इतनी जातियाँ क्यों कर रहे हो? वह कभी भी खुलकर क्यों नहीं
बताती। आप कुछ ऐसा करिए कि परी की सारी मुश्किलें दूर हो जाए। एक दिन की बात है, परी हमारे घर पर फिर से कुछ लेने के लिए आई थी। उस दिन वह टमाटर लेने के लिए आई थी। मैंने सोच लिया यही अच्छा मौका है परी से बात करने का। मैं परी से पूछी कि परी देखो, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ, मुझे सब कुछ बता दो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुम ऐसे क्यों हो। परी कुछ भी नहीं बताती थी, लेकिन जब मैंने जोर दिया तब वो रोने लगी और मुझसे अपनी आप बीती सुनाने लगी। परी ने मुझे बताया कि रोहिणी दीदी, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर काम इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर यह सब करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था। गौरव मुझे रात को अपने कमरे में बुलाते हैं, मैं नहीं जाती हूँ। तब गौरव की माँ मुझे मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे कमरे में ले जाती है और कमरा बाहर से बंद कर देती है। यह बात की खबर पूनम को भी नहीं चलती, क्योंकि पूनम उस वक्त सोई रहती है। पूनम की सास पूनम को कोई दवाई देती है, जिसके कारण पूनम की हालत ऐसी हो गई है। लेकिन वह ऐसा क्यों कर रही है, यह बात मुझे भी नहीं मालूम। मेरे साथ हर रोज़ गौरव मेरे साथ गलत करता है। जब मैं उन्हें मना करती हूँ तो वो मुझे मारते हैं, बोलते हैं कि मुझे बच्चा चाहिए किसी भी हालत में। मेरी पत्नी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो अब तुझसे ही बच्चा चाहिए ताकि वह बच्चा मैं अपनी पत्नी को दे सकूं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। गौरव पागलों की तरह मुझे नोचता है। यह जो मेरे गालों पर दांतों के निशान हैं उसी ने काटे हैं। मेरे गालों को अपने दांतों से और मेरे शरीर को सब जगह दांतों से काट दिया है। और जब उन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तब भी मुझे नहीं छोड़ता है। उसे मेरे साथ हर रोज़ गलत काम करता है। उसे मैं रोक नहीं सकती, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। यह कहकर परी रो रही थी। मैंने कहा तुम रो मत, मैं तुम्हें इंसाफ दिला के रहूँगी, तुम चिंता ना करो। तब परी मुझसे कहने लगी कि नहीं नहीं रोहिणी दीदी, आप ऐसा कुछ भी मत करना। लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि परी के साथ अन्याय हो रहा है। मैं अगले ही दिन पुलिस स्टेशन जाकर गौरव और उसकी मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी थी। इसके बाद पुलिस वाले घर पर आए थे और गौरव और उसकी मां को गिरफ्तार करके ले गए थे। गौरव और सास की गिरफ्तारी के बाद पूनम घर पर अकेली पड़ गई थी और घर पर परी की जो पूनम का अभी भी ध्यान रख रही थी, क्योंकि पूनम के घर में अभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वह बहुत पैसे वाले लोग थे। वक्त के साथ साथ परी की डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन इतनी बुरी किस्मत परी की होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। परी ने एक मासूम लड़की को जन्म दिया था और उसके बाद वह इस दुनिया से चली गई थी। डॉक्टर का कहना था कि वह प्रसव की पीड़ा सहन नहीं कर पाई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। पूनम की हालत पहले से बेहतर हो गई थी। डॉक्टर का पूनम के बारे में यह कहना था कि पूनम को नींद की दवाई दी जाती थी, जिसके कारण उसकी हालत ऐसी हो गई थी। मैं जानती थी कि यह सब उसकी सास करती है, जिसके कारण पूनम सोई रहे और उसके बाद परी के साथ यह सब कुछ होता रहे। लेकिन अब तो सास हवालात में थी, जिसके कारण पूनम की स्थिति अब सुधर गई थी और वह बच्चा पूनम ने संभाल लिया था। अब उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक हो गई थी। मुझे पूनम को देखकर बहुत अच्छा लगता था और परी के लिए बहुत अफसोस होता था। उस बेचारी की कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया था। लेकिन वह बच्ची के रूप में हमें परी ही दिखाई देती थी, क्योंकि उस बच्ची की शक्ल हूबहू परी से मिलती थी। पूनम हमारे घर पर उस बच्चे को लेकर आई है और हम बहुत उससे प्यार करते थे। दोस्तों, किसी की भी मजबूरी को हमें इस तरीके से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो वही होगा जो गौरव के साथ हुआ। उम्मीद है दोस्तों आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।